मामा वहाँ पर जोया होगी तो प्लीज़ उसे ना पहचानिएगा। हाजिम अपने साथ वाली सीट पर बैठी हमीदा बेगम को मुखातिब करके बोला। क्यों? हमीदा बेगम ने ठंडे लहजे में बोला। आई एम सॉरी मामा, ये सब मैंने पहले नहीं बताया, डैड ने मना किया था। फिर हाजिम ने सब बताया। मुझे सब पता है, हमीदा बेगम ने सामने देखते हुए कहा। व्हाट? आपको सब कैसे पता है? हाजिम ने एकदम से ब्रेक पर पाँव रखा। गाड़ी चरर की आवाज़ पैदा करते एकदम से रुकी। तुम सबको क्या लगता है मैं इतनी बेखबर हूँ? मेरे ही घर में मेरा शोहर और बेटा क्या चक्कर चला रहे हैं मुझे ही पता नहीं होगा। गाड़ी चलाओ, हमीदा बेगम संजीदा अंदाज में बोली। हाजिम ने लंबा सांस खारिज करके खुद को पुरसकून किया और गाड़ी चला दी। हाजिम, तुम मेरी पहली औलाद हो। मैं नहीं चाहती तुम अपनी ज़िंदगी किसी पछतावे में गुजारो। ये सब इधर ही बंद कर दो। क्या मतलब मामा? और वैसे भी हम सब वही कर रहे हैं जो ठीक है, उन सब को सज़ा मिलनी चाहिए। और अब तो बस कुछ दिन की बात है। हाजिम गाड़ी चलाते बोला। बदला लेना अल्लाह को पसंद नहीं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उसकी सज़ा उन्हें अल्लाह देगा। तुम दूर रहो। माँ होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूँगी, आगे तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। हमीदा बेगम खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। बाहर हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा था। उसी अंधेरे में उन्हें बहुत से चेहरे नजर आए। बहुत सी पुरानी बातों ने यादों के पर्दे पर दस्तक दी। नामालूम सा आंसू एक आंख के किनारे से बहकर दुपट्टे में जज्ब हुआ। दूसरी तरफ हाजिम बिल्कुल खामोश हो गया और गाड़ी चलाने लगा। शिट, सारे का सारा मामला ख़राब हो गया। अब कुछ हाथ नहीं आएगा। आप जानते हैं अब्बा जी, आजकल अल्तमश ने अपने ज़िम्मे के सारे कामों से इनकार कर दिया है। आधे से ज़्यादा काम संभाले हुए थे उसने, न जाने कहाँ गुम रहता है। खालिद साहब उस वक्त मर्दान खाने में बैठे थे। जहांगीर खान से वो मुखातिब हुए। इस मुए कॉलेज को बनाने की जो उसने ज़ुबान दी थी ना, उसी को पूरा करने के लिए लगा रहता है। सुहेल साहब बोले। ऊपर से माजिद वाला इतना बड़ा मसला हो गया, अब वो भी न जाने कहाँ गुम है। खालिद साहब फिर बोले। अब्बा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो शम्स को काम सौंप दें। लाला के बेटे तो इस काबिल रहे नहीं जो उन्हीं पर भरोसा कर पाए। रफ़ाकत साहब तंजिया अंदाज में बोले। चाचा, हौसले से काम ले। माजिद खान अभी जिंदा है, मरा नहीं। हवेली के उसूलों के मुताबिक बड़ा पोता ही सरबराह होगा। सब मेरा ही हुक्म मानेंगे। माजिद अपनी मूँछों को ताव देते हुए मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो सबने चौंक कर उसे देखा। कातिल हवेली चलाएगा जी। रफ़ाकत साहब ने तंजिया अंदाज में कहा। अगर माजिद सारी जायदाद को संभालेगा तो फिर हम सबको हमारा हिस्सा अभी दे दें। रफ़ाकत साहब दोबारा बोले। रफ़ाकत, क्या बोल रहे हो तुम? अक्ल है तुम में या नहीं? बंटवारे की बातें कर रहे हो? आज तक इस हवेली में कभी बंटवारे की बात नहीं हुई। खालिद साहब गुस्से से बोले। चुप करो, सबके सब चुप कर जाओ, किसी की आवाज़ ना आई मुझे। जहांगीर खान चिल्लाए। मर्दान खाने में एकदम खामोशी छा गई। मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। और रफ़ाकत, दोबारा अपने मुंह से बंटवारे की बात मत करना। तुम शम्स को सब कुछ सौंपने की बात कर रहे हो ना, एक काम तो उससे ढंग का हुआ नहीं। अगर अच्छे तरीके से काम किया होता ना तो आज वो लड़की यूं हवेली में बहू का दर्जा ना पा लेती। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही। माजिद और अल्तमश दोनों ने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अल्तमश पर पाबंदियां लगाने के लिए हमें उसके मुखालिफ रवैये ने मजबूर किया था, वरना मैं उसे ही अपनी कुर्सी पर बिठाने का फैसला कर चुका था। साथ तो वैसे भी डॉक्टर बन रहा है। आज तुम सब ने बात निकाली तो मेरा फैसला भी सुन लो। जहांगीर खान बोले तो सब हवन्नकों की तरह उनको सुनने लगे। बहुत जल्द माजिद को मैं अपनी कुर्सी दूंगा। गांव का अगला सरपंच माजिद होगा। अगले महीने के आखिर में एक छोटी सी दावत होगी जिसमें मैं ये ऐलान कर दूंगा। जहांगीर खान ने अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर खालिद और माजिद तो बहुत खुश हुए। वहीं रफ़ाकत साहब का मुंह बन गया। दादा जान, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वजह से अब कभी परेशानी नहीं होगी और मुझे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। जहांगीर खान के कदमों में वो जाकर बैठ गया। माजिद, मैंने ये सोच समझ कर फैसला लिया है। अब मुझे अपने फैसले पर शर्मिंदा मत करना। अभी से सारे काम संभालो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पहले ही। जहांगीर खान ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अस्पताल के सामने गाड़ी रुकी। वो जैसे ही अपनी सोचों के जाल से वापस निकली। अस्पताल? यहाँ कौन है? वो सामने अस्पताल देखकर बोली। नकाब कर लो।
अल्तमश अपनी तरफ से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। जोया ने जल्दी से नकाब किया और गाड़ी से बाहर निकल आई। यहाँ कौन, वो अभी तक समझी नहीं थी। जोया, ये मुश्किल होगा, पर प्लीज़ हिम्मत से काम लेना। अल्तमश उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। वो नासमझी से उसी को ही देख रही थी। अल्तमश उसका हाथ पकड़े अस्पताल के अंदर की तरफ बढ़ा। वो रोहान के कमरे के पास आ रुका। दरवाजे पर गुल खान खड़ा था, जिसने उन दोनों को देखकर नज़रें झुका ली और एक तरफ हो गया। अल्तमश ने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो वो खुलता चला गया। जोया को लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। जोया का हाथ नकाब से लड़खड़ाया। सामने पड़े वजूद को देखकर वो अंदर तक कांप गई। रोहान, लड़खड़ाते हुए उसके अल्फाज निकले मुंह से। अल्तमश के हाथ से उसने अपना हाथ निकाला और रोहान के बेड की तरफ भागी। अल्तमश को ऐसा लगा जैसे जोया ने उसके हाथ से अपना हाथ नहीं बल्कि ज़िंदगी निकाल ली हो। या अल्लाह, रोहान भाई, क्या हालत हो गई है आपकी? वो शॉक्ड हालत में उसे देख रही थी। जोया, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। अल्तमश हिम्मत करके बोला। कितने जालिम हैं आप, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये क्या हालत कर दी है रोहान भाई की। देखें ज़रा, गौर से देखें इन्हें। ऐसा था क्या मेरा भाई? देखें इनके हल्के, ये पीलापन, ये हड्डियों का ढांचा, क्या ऐसा था मेरा भाई? ज़ोर से चिल्लाई। अल्तमश से कोई जवाब ना बन पाया। आप क्या बोलेंगे? आपका जुल्म तो उसकी हालत देख कर ही पता चल रहा है। जोया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। जोया, आई एम सॉरी। वो मुझे, अल्तमश बोलने की कोशिश करने लगा। मिस्टर खान, बस करें। उस दिन बोला था ना मेरे भाई को छोड़ दें, पर आप नहीं माने, और देखें क्या हालत कर दी है आपने इसकी। या अल्लाह, वो रोते हुए बोली। अपना चेहरा दोनों हाथों पर गिरा दिया उसने। अल्तमश आगे बढ़ने लगा, फिर रुक गया और कमरे से निकल गया। या अल्लाह, इन सब लोगों के जुल्म ख़त्म क्यों नहीं होते? ये सब इतने बेहिस क्यों हैं? क्यों इन्हें एहसास नहीं होता? जिंदा इंसान को जीते जी क्यों मार देते हैं ये लोग? वो रोते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। अल्तमश बाहर आकर सामने बने बेंच पर बैठ गया। छोटे साईं, आप ठीक तो हैं? गुलखान उसके पास आकर परेशानी से कहने लगा। गुलखान, एक काम करो, रोहान के घर जाओ, उसकी माँ और भाई को यहाँ लेकर आओ। अल्तमश ने अपनी जेब से चाबी निकाल कर उसे दी। अगले ही लम्हे गुलखान वहाँ से निकल गया। अल्तमश उठा और डॉक्टर के कमरे में चला गया। उसने तफसील से बात करना थी उससे। अरीशा भाभी, अब बस कुछ दिन बाद आप हमारी ऑफिशियल भाभी बन जाएंगी। सीरत पिज़्ज़ा का स्लाइस लेते हुए बोला। क्या मतलब? अरीशा हैरानगी से बोली। मतलब ये कि भाभी जी, आज मामा और हाजिम भाई आपके घर रिश्ता लेकर गए हैं। मन्नत मुस्कुरा कर बोली। क्या? अरीशा के सर पर तो बम की तरह गिरी ये बात। अरीशा, क्या हो गया? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ सॉरी, असल में मैं सरप्राइज़ देना चाहता था तुम्हें, बस इसीलिए नहीं बताया। सिराज उसके परेशान चेहरे को देखकर संजीदगी से बोला। सिराज, ये क्या कर दिया तुमने? या अल्लाह, दादा जान मेरी जान निकाल देंगे। एक दफ़ा मुझसे तो पूछ लेते। वो अपना सर हाथों में गिरा कर बोली। भाई, आप दोनों बात करो, मुझे वॉशरूम जाना है। सीरत, चलो मेरे साथ। मन्नत मामला जो समझ गई तो दोनों को अकेला छोड़ दिया ताकि वो खुलकर बात कर सके। अरीशा, रिलैक्स यार, मैं तो बस चाहता था कि जल्दी शादी हो जाए हमारी। सिराज परेशान ही हो गया। आप नहीं जानते, अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि ये हम दोनों की मोहब्बत की शादी है तो सब मुझे सूली पर लटकाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वो रोते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। सिराज, अगर उन्हें वो वाली बात पता चल गई तो? वो कुछ सोच कर बोली। वो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं, तो उनको कैसे पता होगी? चलो अब चुप करो। वो उसके आंसू साफ करते बोला। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख कर बोला। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अरीशा ने लंबा सांस लेकर कहा। सीरत और मन्नत वापस आ गईं। माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो सबने पिज़्ज़ा खाया। वो डॉक्टर से मिलकर निकला तो रोहान के दरवाजे के सामने जुलेखा बेगम और जिब्रान खड़े थे। वो चलता हुआ उन दोनों तक आया। सलाम छोटे साईं। जिब्रान ने उसे देखकर फ़ौरन बोला। वालेकुम अस्सलाम, अंदर चले। अल्तमश ने दरवाज़ा खोला तो वो सब अंदर दाखिल हो गए। रोहान, जुलेखा बेगम ने अपने
बेटे को इतने दिनों बाद देखा तो बेसाख्तगी से आगे बढ़ी। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बेटा मिल गया। ज़ोया मेरी बच्ची, तू भी यहीं है। जुलेखा बेगम ने रोते हुए ज़ोया की तरफ देखा जो खुद भी रो रही थी। झट से उनके गले लगी और खूब टूट कर रोई। बस मेरे बच्चे बस, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, वो उसे चुप करवाते हुए बोली। जिब्रान भी उनके पास आ गया। डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते तक रोहान बेहतर हो जाएगा, फिर आप इसको घर ले जा सकती हैं। अल्तमश ने सबकी तरफ देखकर बोला, छोटे साईं, आपको रोहान कहाँ से मिला? वो तो कब का लापता था। जिब्रान ने हैरानगी से पूछा। इनको क्या पूछ रहे हो? ये हालत इन्हीं ने तो की है इसकी। पिछले 1.5 महीने से रोहान इन्हीं की कैद में था और ये अपने भाई के कत्ल का बदला ले रहे थे। वो तंजिया अंदाज में बोली। अल्तमश का सर मजीद झुका। ये सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। मुझे आज सुबह ही मालूम हुआ कि रोहान का अरसलान के कत्ल में कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये किसी और की साजिश थी। मैं जानता हूँ अब शायद आप सबको मेरे अल्फाज बहुत खोखले लगें, लेकिन फिर भी मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दें। हमने बिना तस्दीक किए अरसलान के कत्ल का इल्ज़ाम रोहान पर डाल दिया। इस सब में ज़ोया भी पिसी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्तमश नम आंखों से जिब्रान के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। अरे नहीं नहीं छोटे साईं, ऐसा मत करें। जो हुआ अगर वो गलत फहमी की बुनियाद पर था तो इसमें आपका भी क्या कसूर है? जिब्रान ने जल्दी से उसके जुड़े हाथ खोल दिए। कसूर तो है, कहते हैं ना, गुस्सा अकल पर पर्दा डाल देता है। मेरी अकल पर भी गुस्से और बदले की आग ने पर्दा डाल दिया था। जो मैं एक मासूम पर जुल्म ढा बैठा, उसी पर्दे की वजह से मुझे इस मासूम की आंखों में सच दिखाई ही ना दिया। माँ जी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? वो जुलेखा बेगम के पास आया जो कि रोहान के बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उनके कदमों में बैठ गया। मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं माफ़ कर दूंगी, जुलेखा बेगम संजीदा अंदाज में बोली। अल्तमश उठ खड़ा हुआ। थी तो वो एक माँ ही, पिछले 1.5 माह से वो कैसे भूल सकती थी अपने बेटे की जुदाई। अल्तमश ने अपनी आंख के किनारे साफ किए और ज़ोया की तरफ देखा। उसने मुंह फेर लिया। वो सब की तरफ देखकर कमरे से बाहर निकल गया। जुलेखा बेगम सूरतें पढ़ पढ़ कर अपने बेटे पर फूंक रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। हाजिम की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। सामने ही माजिद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। वेलकम जी, वेलकम। माजिद हंसता हुआ हाजिम के गले लगा। सलाम आंटी, चले अंदर। वो दोनों को लेकर हॉल में आ गया। अम्मा, ये हाजिम की अम्मी हैं, वो कहते हुए साइमा बेगम की जानिब बढ़ा। अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। साइमा बेगम मेज़बाना अंदाज में बोली और उन्हें लेकर सोफे की तरफ आई। ये अल्तमश नज़र नहीं आ रहा। हाजिम ने इधर उधर देखकर माजिद से पूछा, होगा कहीं उस छोकरी के साथ? माजिद नफरत भरे अंदाज में बोला, किस लड़की के साथ? हाजिम फ़ौरन अलर्ट हुआ। उसे छोड़ो, तुम जो काम करने आए हो वो करो। रुको, मैं दादा जान और सबको बुला कर लाता हूँ। माजिद ने बात घुमाई और उठकर मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया। उसके बगैर तो ये बम फोड़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। कुछ ही देर में बाकी सब भी हॉल में मौजूद थे। सब आपस में बातें करने लगे। काफ़ी देर से वो बाहर बैठा था। मोबाइल पर वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। वापस जाना चाहिए। यूं ज़ोया को साथ लेकर लेट हवेली जाना ठीक नहीं लगेगा। अल्तमश उठा और रोहान के कमरे में आया। माँ जी, अब आप लोग रोहान के पास रहें, हमें चलना चाहिए, इजाज़त दें। वो आगे बढ़कर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, जाएं आप यहाँ से। ज़ोया मुंह फेर गई। ज़ोया जुलेखा बेगम को सब बता चुकी थी कि जो उसके साथ हुआ, और आज का भी सब बता चुकी थी। ज़ोया बेटा उठो, अपने शोहर के साथ जाओ। जिब्रान आगे बढ़ा। मुझे इन जैसा शोहर नहीं चाहिए, और वैसे भी अब साबित हो चुका है मेरा भाई बेकसूर है, तो ये निकाह वगैरह भी ख़त्म। ज़ोया गुस्से से बोली। अल्तमश ने उसकी बातें बमुश्किल हज़म की। जिब्रान, हमें इजाज़त दें, मैं कल फिर से चक्कर लगाऊंगा। अल्तमश ने ज़ोया का बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और पास खड़े जिब्रान से कहा, चादर ठीक से लो। अल्तमश ने उसका रोया रोया और गुस्से वाला चेहरा देखकर नरमी से कहा। ज़ोया ने चादर से हल्का नकाब लगाया और जुलेखा बेगम की तरफ मुड़ी। अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। माथा चूमकर वो जिब्रान की तरफ मुड़ी। छोटे साईं, अगर आप मेरी बहन के सर पर चादर डाल आए हैं ना, तो उसकी हिफाजत भी कीजिएगा। जिब्रान ने ज़ोया के सर पर हाथ फेर कर कहा। अल्तमश ने हाँ में सर हिलाया और ज़ोया को लिए बाहर निकल गया। गुलखान को वो पहले ही बोल चुका था कि वो आज की रात यहीं रुके। दोनों चलते हुए गाड़ी तक आए।
अगले 2 मिनट में गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। आप बहुत ज़िद्दी हैं। क्या हो जाता जो मैं एक रात वहाँ रुक जाती? वो रूठे हुए लहजे में बोली। तुम्हें क्या लगता है आज जो मैंने बातें की वो इतनी आसानी से पूरी हो जाएंगी? तुम्हें मेरे दादा का पता नहीं, वो अपनी बात को रद्द किए जाने का हर तरीके से बदला लेंगे। वो नहीं देखेंगे कि आगे उनका अपना पोता है। मुझे आज ही पता चला कि रोहान ने अरसलान का कत्ल नहीं किया, फिर मैं चाहकर भी साबित नहीं कर पाऊंगा कि तुम और तुम्हारा भाई बेकसूर हैं। किसी भी सबूत के बगैर वो सब यकीन नहीं करेंगे। मैं उन्हें जो मर्जी दिखा दूं, सब पर झूठ का ही थप्पा लगाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई का कातिल कौन है। अगर वो एक को मार सकता है तो उसका निशाना मेरा पूरा ख़ानदान है, और अगला फ़र्द कौन है ये मैं नहीं जानता। और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें अकेला अस्पताल छोड़ आता? वो थके हुए लहजे में बोला। तुम्हें क्या लगता है आज मैंने जो बातें की वो इतनी आसानी से पूरी हो जाएंगी? तुम्हें मेरे दादा का नहीं पता, वो अपनी बात के रद्द किए जाने का हर तरीके से बदला लेंगे। वो नहीं देखेंगे कि आगे उनका अपना ही पोता है। मुझे तो आज ही पता चला कि रोहान ने अरसलान का कत्ल नहीं किया, पर मैं चाहकर भी ये बात साबित नहीं कर पाऊंगा कि तुम और तुम्हारा भाई बेकसूर है। किसी सबूत पर वो यकीन नहीं करेंगे। मैं जो भी दिखा दूं, सब पर झूठ का शाइबा करेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई का कातिल कौन है। अगर वो एक को मार सकता है तो ज़रूर उसका निशाना मेरा पूरा ख़ानदान है, और अगला फ़र्द कौन है मैं ये भी नहीं जानता। और तुम बोल रही हो कि तुम्हें अस्पताल अकेले छोड़ा था? वो थके लहजे में बोला। जोया को वो बहुत परेशान दिखाई दिया। ओह शिट, मैं कैसे भूल गई। अब तक तो हाजिम भी पहुंच गया होगा। जोया को अचानक हाजिम का ख्याल आया। इसका मतलब है कि आपने वो सब जो बीवी वगैरह वाली बातें की, वो सब आज सच मालूम होने के बाद अजाले के तौर पर की। वाह, पर मिस्टर खान मुझे ये भीख की इज्जत नहीं चाहिए। जोया तीखे लहजे में बोली। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूँ जो अजाले के तौर पर इतना बड़ा बोल बोले? अल्तमश ने उसकी बात सुनकर आखिर में उसकी तरफ देखकर पूछा। जोया ने उसकी आंखों में देखा पलटकर, जहां उसे सिर्फ अपना अक्स और मोहब्बत का जहां आबाद दिखाई दिया। उसने अगले ही पल नज़रें फेर ली। अल्तमश ने मुस्कुराकर अपना रुख सामने किया। इस सफ़र में बहुत मुश्किलात होंगी। अब तो बस मर कर ही तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। तुम बस चुप करके मेरे कदम से कदम मिलाती रहना। तुम्हारा एक कदम भी लड़खड़ाया तो अल्तमश खान बिखर जाएगा। वो संजीदा लहजे में बोला। जोया को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो किस राह पर जा रही थी, न जाने वो कैसे आगे हैंडल कर पाएगी। उसने अपना रुख शीशे की तरफ मोड़ा और उसे खोल दिया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी तो कुछ सुकून मिला। अल्तमश भी चुप करके गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच गए। वो दोनों हम कदम चलते हॉल में दाखिल हुए। देखें भाई साहब, हम यहाँ एक अहम मकसद के लिए आए हैं। असल में हम आपकी बेटी अरीशा का रिश्ता अपने छोटे बेटे सिराज के लिए लाए हैं। हमीदा बेगम हाजिम का इशारा मिलते ही खालिद साहब की तरफ रुख करके उनसे मुखातिब हुई। वहाँ पर बैठे सब लोगों को सांप सूंघ गया। बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ़ लाईं, पर माफ़ कीजिएगा ये रिश्ता नहीं कर सकता मैं, क्योंकि असल में अरीशा बिटिया का रिश्ता हम बचपन में ही अपने पोते शम्स के साथ कर चुके हैं, तो ये नामुमकिन है। जहांगीर खान ने आम से लहजे में इनकार किया। अगर ऐसी बात थी तो दोनों ने मोहब्बत कैसे की? माफ़ कीजिएगा, पर आपको शायद पता नहीं, दोनों एक दूसरे से पिछले 2 सालों से मोहब्बत करते हैं, और यहाँ भी सिराज ने मुझे भेजा है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा तो मैंने खुद दोनों को मिलते हुए देखा है, किसी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में। हाजिम बहुत आराम से लफ्ज़ों के बॉम्ब उन लोगों पर गिरा रहा था। हमीदा बेगम ने हैरानगी से उसे देखा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर में खड़ा होकर मेरी ही बहन के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। अल्तम से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। और यही हाजिम चाहता था। जोया डर कर उन दोनों के पास आई। रिलैक्स मिस्टर, ये सब सच है, और मैं क्यों किसी की बहन पर कीचड़ उछालूंगा? मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों मोहब्बत करते हैं और ये सच है। और वैसे भी मोहब्बत करना कौन सी गलत बात है, और मिलना जुलना तो शहर में आम बात है। हाजिम मुस्कुरा कर बोला। उसकी यही मुस्कुराहट अल्तमश को तैश दिला गई। चुप साले, खबरदार जो मेरी बहन पर एक भी गंदा इल्ज़ाम लगाया, तेरे मुंह से ज़ुबान खींच लूँगा मैं। वो निहायत गुस्से में चीखा।
अल्तमश, हद में रहो, छोड़ो इसे। उसे माजिद ने आगे बढ़कर अल्तमश को पीछे धकेला, जिससे हाजिम का कॉलर छूटा। मुझे लगा कि आप सबको पता होगा, वैसे अभी भी वो दोनों साथ ही हैं, अगर इजाज़त हो तो बात करवा दूं। हाजिम तपा देने वाले अंदाज में बोला। हमीदा बेगम हैरानगी से ये सब देख रही थी। उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हाजिम ऐसा कुछ करने वाला था। वैसे दोनों 2 साल से आपस में फ़ोन और ख़तों पर बातें करते थे। हो सकता है अरीशा के कमरे में खतूत वगैरह पड़े भी हों, और मोबाइल तो खुद सिराज ने लेकर दिया था उसे। हाजिम सब की तरफ देखकर बोला। खालिद साहब सोफे पर ढह से गए। साइमा बेगम ने शर्म से सर झुका दिया। जिस एतमाद से हाजिम बोल रहा था, सबको एकदम सच लग रहा था। तुम ये सब बकवास कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? तुम बाहर वाले हो, अरीशा मेरी बहन है, मेरी आंखों के सामने पली बड़ी है। कल के आए इंसान पर मैं भरोसा कर लूँगा? कभी भी नहीं। गलत फहमी है ये तुम्हारी। 2 मिनट के अंदर अंदर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अल्तम से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो उसे धक्का मारा। तुम कब से बदतमीज़ी कर रहे हो और मैं कुछ नहीं बोल रहा। अपनी हद में रहो। इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आए हैं, पर तुम जैसे लोगों को इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं हो रही। चले मामा, हाजिम तीखे लहजे में बोला तो हमीदा बेगम उठकर चल दी। अल्तमश इधर उधर चक्कर लगाकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। जोया हाजिम की तरफ ही देख रही थी। जब वो एक बड़े से गुलदान के पास जाकर रुका, कोट के अंदरूनी हिस्से से कुछ निकाल कर उसने गुलदान के आगे पीछे छुपाया, और इस तरह से कि वो मुकम्मल तौर पर छुप गया। जोया उसी की तरफ देख रही थी। हाजिम ने यह सब कुछ सेकंड्स में किया। हाजिम ने जोया को इशारा किया और पलटकर हमीदा बेगम के साथ बाहर निकला। क्या बोला था मैंने? मत भेजो पढ़ाने। नए चंद चढ़ा दिए ना अब उसने। बोलो अल्तमश खान, अब क्या कहोगे तुम? जहांगीर खान उठकर उसके मुकाबिलान खड़े हुए। आप एक गैर लड़के की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? दादा जान, मुझे अभी भी मेरी बहन की ज़ात पर, उसके किरदार पर पूरा पूरा भरोसा है। वो कभी भी अपने लाला का मान नहीं तोड़ सकती। अल्तमश उनकी तरफ मुड़कर पूरे एतमाद से बोला, जैसे इन सब बातों ने उसको 1% भी ना हिलाया हो। तो ठीक है, कल ही अरीशा वापस आएगी हवेली। उसकी मौजूदगी में उसके कमरे को चेक किया जाएगा, और बाकी सवालों के जवाब भी उसी से लिए जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ कोई भी किसी बहन बेटी के बारे में नहीं बोल सकता बगैर सबूत के। जहांगीर खान ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है दादा जान, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, पर मुझे यकीन है कि आप सभी गलत साबित होंगे। अल्तमश मजबूत लहजे में बोला और जोया का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। याद है ना उनको शहर दाखिल करवाते वक्त क्या बोला था? पीछे से जहांगीर खान की आवाज़ आई। आपका ही पोता हूँ, भूल कैसे सकता हूँ, पर गलत आप ही साबित होंगे। वो बोलकर जोया को साथ लिए ऊपर की तरफ बढ़ा। जोया उसका एतमाद देखकर डर गई कि जब उसे सच का पता चलेगा तो तब क्या होगा। मुझे पहले ही दिन से ये लड़का समझ नहीं आ रहा, न जाने क्यों मुझे हमेशा से खटकता था। आज मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी ही बहन के किरदार पर यूं कीचड़ उछाल कर चला गया। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी उसे जिंदा कब्र में दफन कराऊं। होता कौन है मेरी बहन पर कीचड़ उछालने वाला? वो जब से कमरे में वापस आया था यूं ही गुस्से से कमरे में चक्कर लगा रहा था। आप परेशान ना हो, अगर अरीशा बेकसूर है तो कोई उसके किरदार की धज्जियां नहीं बखेर सकता। जोया उसे यूं कमरे के चक्कर लगाते देखकर बोली, सुबह मैं खुद अरीशा को लेने जाऊंगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। वो खुद से बोला, मिस्टर खान, क्या आपको पूरा यकीन है? मेरा मतलब है, क्या आपको वाकई में लगता है कि अरीशा बेकसूर है? जोया उसके मुकाबिलान खड़ी हुई। वो अल्तमश खान की बहन है, मेरा मान है, वो गरूर है मेरा, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो यकीन भरे लहजे में बोला, और अगर ऐसा हुआ तो? जोया ने किसी ख्याल के तहत पूछा। ऐसा नामुमकिन है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बात लेने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। वो बोलकर साथ बने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जोया कुछ पल के लिए वहाँ से हिल ना सकी। कुछ सोचकर वो कमरे से निकली। सबसे छुपते छुपाते वो उसी गुलदान के पास गई और वहाँ पर रखे पेपर्स को निकाला। इधर उधर देखते हुए वो भागकर अपने कमरे में आई। दरवाजे को लॉक किया और जल्दी से अलमारी खोली। वहाँ से अपने कपड़े निकाले और साथ में फ़ोन निकाला।
4 जोड़े कपड़े थे जिनकी तह लगाकर उसने उनके दरमियान में फ़ोन और पेपर्स रखे। कुछ याद आने पर उसने अपनी चादर को पीछे किया तो सामने वही पेपर्स पड़े थे जो वो अरीशा के कमरे से लाई थी। झट से उन्हें भी कपड़ों के दरमियान छुपाकर वो कमरे से बाहर निकली। अपने आप को नॉर्मल करके वो ऊपर अल्तमश के कमरे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? तभी पीछे से साइमा बेगम की आवाज़ आई, अपने शोहर के कमरे में। वो उनकी आवाज़ पर पलटी और मुस्कुरा कर बोली। साइमा बेगम को उसकी मुस्कुराहट तपा गई। वापस अपने कमरे में जा, चल। उन्होंने जोया का बाजू पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। जोया ने कपड़ों को ज़ोर से पकड़ लिया कि कहीं कुछ बाहर ना गिर जाए। सासू माँ जी, क्या हो गया है? देखें ना, अब आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। आपके बेटे ने तो अपना लिया, अब तो मैं आपकी तरह इस हवेली की बहू बन गई ना। अब बस आपकी बेटी की फ़िक्र है मुझे। अपनी बेटी की फ़िक्र कीजिए अब आप सिर्फ। ये ना हो कि कल वो इस हवेली की बेटी ही ना रहे। वो भरपूर तंज़िया अंदाज में बोली, मेरी बेटी की तरफ मत जा। अगर उसके बारे में कुछ भी बोला तो गुद्दी से ज़ुबान खींच लूँगी तेरी मैं बाहर। वो आगे बढ़कर वार्निंग देते हुए बोली, देखें, मेरे पास ना आपकी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। मेरा शोहर नहा रहा है, मुझे उसके कपड़े निकालने हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोली और बिना उनकी तरफ देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो अभी तक अल्तमश वॉशरूम से नहीं निकला था। जल्दी से सोफे पर कपड़े रखे और उनमें से कल वाले पेपर्स को निकाला। अब उनकी तस्वीरें कैसे भेजूं? वो पेपर्स को हाथ में पकड़े छोटे से मोबाइल को घूर कर बोली, जिससे तस्वीरें तो नहीं भेजी जा सकती थी। तभी उसकी नज़र सामने साइड वाले टेबल पर पड़े अल्तमश के मोबाइल पर गई। अगले ही पल मोबाइल उसके हाथ में था। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, सामने स्क्रीन पर नकाब में लिपटी आंखें जगमगाईं। उसे एक पल न लगा पहचानने में कि वो उसी की तस्वीर थी। एक दफ़ा फिर से दिल ने झिंझोड़ा, पर दोबारा से दिमाग ने हमला कर दिया। उसने स्क्रीन पर उंगली चलाई ताकि वो खुले, पर सामने स्क्रीन पर पासवर्ड लगा था। उफ, अब इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? वो अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से मीच कर बोली। कुछ सोचकर उसने अल्तमश खान लिखा, पर मोबाइल ना खुला। और क्या हो सकता है? उसने अपना नाम लिखा, पर यह भी गलत। अब तो सही में उसका दिमाग घूमा। हद हो गई है। पासवर्ड तो ऐसे लगाया है कि जैसे ख़जाना हो इस सड़े हुए मोबाइल में। गुस्से से मोबाइल को वापस रखने लगी। एक आखिरी दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की। जोया ने अरसलान टाइप किया। मोबाइल खुल गया। उसने जल्दी से हाजिम का नंबर फीड किया, पेपर्स की तस्वीरें बनाई और हाजिम के नंबर पर भेज दी। भेजने के बाद उसने जल्दी से सब डिलीट कर दिया और मोबाइल को वहीं साइड टेबल पर रख दिया। सारे पेपर्स अलमारी खोलकर वहीं एक दराज में छुपा दिए। वो अलमारी में रख ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जोया ने अपना चेहरा नॉर्मल किया। जोया, तुम्हारे लिए मैं कुछ दिन पहले कपड़े लाया था, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर वाले खाने में शॉपर रखे हैं, देख लो। वो बोलकर अपने बेड पर आकर बैठा। जोया कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। वो अपना मोबाइल पकड़कर बैठ गया और गुलखान को कॉल मिलाई। वो गुलखान से बात कर रहा था जब क्लिक की आवाज़ पर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और जोया बाहर निकली। गुलाबी कलर की कमीज शलवार पहने, जिस पर वाइट कढ़ाई हुई थी। दाएं कंधे पर गुलाबी दुपट्टा डाला हुआ था। बाल गीले होने की वजह से तौलिए में कैद थे और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अल्तमश खान गुलखान से बात करता कुछ इस अंदाज से बेड पर लेटा जिससे उसका रुख शीशे के सामने खड़ी जोया की तरफ था। वो मगन सी अपने बालों को तौलिए से आज़ाद करती ड्रायर निकाल कर बाल सुखा रही थी। नहीं, हवेली मत आओ, मैं खुद पैसे लेकर डेरे पर आता हूँ, वहीं मिलो। वो गुलखान से बात करते सामने शीशे से नज़र आते उसके अक्स को देख रहा था और वो उससे बातें भी कर रहा था। जोया बाल सुखाकर पलटी और कमरे से बाहर निकलने लगी। रुको। कॉल को बंद करता अल्तमश बोला तो वो वहीं रुक गई। जोया, तुम अभी कुछ दिन नीचे जाना कम कर दो। मैं नहीं चाहता अम्मा तुम्हें कुछ गलत बोलें। पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक होता रहा है, अब तो सब और ज़्यादा खफा है। मेरा गुस्सा सारे तुम पर निकालेंगे। वो उसके करीब आकर बोला, क्या मतलब? अब मैं इस कमरे में कैद हो जाऊं? वो आंखें फैलाते हुए बोली, नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। पहले ही इतनी टेंशन चल रही है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद बदमज़गी पैदा हो। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, मिस्टर खान, सुबह सबके सामने आपने एक फ़ैसला सुनाया था अपना, मेरा तो सुना ही नहीं।
आप अपने कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे ना तो आप में और ना ही हवेली के लोगों में इंटरेस्ट है। आपने जो कुछ मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके बदले तो मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगी। ये सब तमाशा जिस दिन बंद होगा उसी दिन इस जगह से चली जाऊँगी मैं, तो इसलिए दूर रहें मुझसे। वो अपने दोनों हाथ उसके हाथों से खींच कर निकालते हुए बोली और सोफे की तरफ बढ़ी। वो नम आंखों से अपने हाथ देखने लगा। मैं डेरे पर जा रहा हूँ, नीचे मत जाना। वो बिना मुड़े बोला और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया।